सीए इंटर न्यू स्कीम मई 2024 जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है हर एक बच्चे के लिए, चाहे उसने पहले कोई अटेम्प्ट दिया था या नहीं दिया था, क्योंकि न्यू स्कीम का ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। अब हम देख रहे हैं कि न्यू स्कीम को लेके आप जितने ज्यादा एक्साइटेड हैं ना, उतने एक्साइटेड आप पढ़ाई को लेके अभी तक नहीं हुए हैं। इवन आई कैन से सीरियस नहीं हुए अभी तक न्यू स्कीम को लेके। आपको लग रहा है बहुत समय है, और बेटा आपके फायदे के लिए बता दूं कि इस समय सिर्फ और सिर्फ कुछ महीने रह गए हैं, लगभग 5 मंथ्स के आसपास का समय रह गया है। अगर अभी तक आपने पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं करा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस बार का एग्जाम आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है अगर आपने अभी भी पढ़ाई नहीं करी तो। बट स्टिल मेरा काम है आपको जगाना, आपको बताना, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। इसलिए मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी भी लेके आया हूं कि किस तरीके से आपको किन चीजों पे फोकस करना है, क्या स्टार्ट करना है, और आप किस तरीके से अपना मई 2024 न्यू स्कीम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट हर एक के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट है, चाहे आपने पहले ओल्ड स्कीम अटेम्प्ट दिया था या नहीं दिया था। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखें, पॉइंट्स जो बताए जाए उन्हें नोट डाउन करें, इंप्लीमेंट करें और मई 2024 क्लियर करें फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो चलिए सीए इंटर न्यू स्कीम स्टडी प्लान क्या रहने वाला है। अब आपको पता है बेटा सबसे पहले कि ग्रुप 1 के अंदर अब हो गए 3 सब्जेक्ट और ग्रुप 2 के अंदर 3 सब्जेक्ट। ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट एडवांस अकाउंट्स, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज एंड टैक्सेशन है, एंड ग्रुप 2 में कॉस्टिंग, ऑडिटिंग एंड एफएमएसएम है। अब देखो यहाँ पर ना 2 टाइप के बच्चे हैं। एक तो वाले बच्चे हैं जो कुछ टाइम पहले से पढ़ाई करना स्टार्ट कर चुके हैं, यानी कि एक आधा महीना हो गया है, कुछ एक आधा सब्जेक्ट भी हो चुका है। और एक वाले बच्चे हैं जो अभी अभी पढ़ाई करना स्टार्ट करे हैं, या अभी अभी पढ़ाई करना स्टार्ट भी नहीं करा, आप करेंगे वीडियो के बाद शायद। तो बेटा जो अभी तक पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं करे हैं या कुछ कुछ पढ़ा है, बहुत कम पढ़ा है, उनके लिए सबसे बड़ी हिदायत यहाँ पर ये रहेगी कि भाई साहब आप एक टाइम पे एक ही ग्रुप पे फोकस करना। अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो आप ग्रुप 1 को स्टार्ट करिए, मतलब ग्रुप 1 के ही 2 सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करिएगा। एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट से ज्यादा किसी भी बच्चे को नहीं लेने हैं, चाहे आप पहले से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए इन्हीं में से कोई भी 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं। एडवांस अकाउंट्स, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ हो सकता है, एडवांस अकाउंट से टैक्सेशन हो सकता है। ठीक है जी, ऐसे करना है। फर्स्ट आप एडवांस अकाउंट्स को तो लेंगे। ठीक है जी। अब वाले बच्चे जो पहले से कर रहे हैं वो आप बोथ ग्रुप को एक साथ चला सकते हैं, बट उसके अंदर भी क्या करना है, एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेके चलना है। तो आपको सब्जेक्ट पता लग गए। अब मैं सबसे पहले बताता हूं आपको कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या वेटेज है, किस चैप्टर की सबसे ज्यादा वेटेज है, किसको हम सबसे पहले कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले एडवांस अकाउंट्स की, तो बेटा एडवांस अकाउंट्स के अंदर ना इस बार 27 स्टैंडर्ड्स हैं, जैसा कि आपको पता है 27 स्टैंडर्ड्स हैं। और उसके अलावा प्रैक्टिकल चैप्टर जैसे कि ब्रांच, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन, कंसोलिडेशन, बायबैक, ऐसे चैप्टर्स हैं। और मॉड्यूल 3 ना पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है, यानी कि यहाँ पर फॉर्मेट्स हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन है, बट लिटरली वो आसान है एज कंपेयर टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी भी आ जाती है। तो इसलिए एडवांस अकाउंट को जो भी स्टार्ट कर रहा है उसके लिए मेरी हिदायत ये रहेगी कि आप बेटा मॉड्यूल 3 से स्टार्ट करिए। सबसे पहले आप शेड्यूल 3 बैलेंस शीट पढ़िए, उसके बाद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन, उसके बाद आप बायबैक, ब्रांच अकाउंटिंग, ये वाले चैप्टर्स करिए। और आपको जान के खुशी होगी कि सिर्फ मॉड्यूल 3 अकेले की वेटेज लगभग 45 to 50% की है। जी हाँ, 45 to 50% अगर आप इसमें कंसोलिडेशन भी मिला देते हैं तो वो भी पूरा का पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है। तो अब मॉड्यूल 3 की वेटेज 45 to 50 और 55 आराम से आ जाती है। तो आप मॉड्यूल 3 से स्टार्ट करिए, आपके लिए बेटर रहेगा, बढ़िया रहेगा एकदम। और उसके बाद आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे आने हैं, और उसके अंदर भी आप सबसे पहले मॉड्यूल 2 पे आएंगे। इसके अलावा मैंने आज की वीडियो के अंदर ये भी कवर करा है कि हर एक सब्जेक्ट में कौन सा बच्चा कहाँ अटक सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो एडवांस अकाउंट्स में आप मॉड्यूल 3 से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, चाहे आपने अभी तक सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करा है या फिर आप पहले स्टार्ट कर चुके हैं, तब भी आप मॉड्यूल 3 पे थोड़ा फोकस कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार ये फायदेमंद सौदा है। उसके अलावा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, लॉ के अंदर देखो इस बार क्या होने वाला है। लॉ के अंदर कंपनी लॉ है, जो कंपनी लॉ की वेटेज है 55%, 70 मार्क्स का वैसे कंपनी लॉ आता है टोटल, आपको बोला जाता है, और अदर लॉज है बाकी 30% की। बट 70 के अंदर से कंपनी लॉ की वेटेज है 55% एंड एलएलपी की वेटेज है 15%। तो अगर मैं देखूं कंपनी लॉ जो बहुत ज्यादा वास्ट है, लगभग 11 चैप्टर्स हैं, उसकी वेटेज है 55%। अदर लॉस जो बहुत छोटा सा है और एलएलपी मिला के 45%। तो यहाँ पे पता लग रहा है कि अगर मेरे पास समय कम होगा तो मैं अदर लॉ और एलएलपी फोकस कर लूंगा। बट अभी स्टार्टिंग है, अभी आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, आपका थोड़ा सा इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तो आप कंपनी लॉ के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और कंपनी लॉ में भी चैप्टर 8, 9, 10 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर ज़्यादा फोकस करना, उनकी वेटेज ज़्यादा है। ठीक है जी, समय कम है तो आप अदर लॉ और एलएलबी से स्टार्ट करेंगे, समय पूरा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो आप कंपनी लॉ से स्टार्ट करिए। आपका एक बेस मजबूत होता है और आपको अच्छा लगता है पढ़ने में। लॉ के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों की क्या होती है कि वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। पहले दिन से ही बेटा आदत बना लो कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी है। आपको जितना पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करेंगे, तभी जाके लॉ समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टैक्सेशन की, तो बेटा टैक्सेशन की इस बार क्या हुआ है, पहले ना 60 मार्क्स का टैक्सेशन होता था, 40 मार्क्स का जीएसटी होता था। इस बार डायरेक्ट टैक्स हो गया 50% और जीएसटी हो गया 50%। और जीएसटी में ऐसा कोई खास सिलेबस नहीं बढ़ा है कि आप सोचे कि जीएसटी का सिलेबस बढ़ा दिया, नहीं भाई। जबकि डायरेक्ट टैक्स अगर मैं कहूँ ना आपको 50 नंबर के हिसाब से बहुत कम है,
मतलब 50 नंबर के हिसाब से बहुत कम है, मतलब 50 नंबर बहुत कम है। डायरेक्ट टेक्स्ट का सिलेबस इतना है कि उसमें आराम से 100 नंबर तक का पेपर पूछा जा सकता है। जी हाँ। तो अब जिसको थ्योरी अच्छी लगती है थोड़ी सी, जो जिसकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, वो पहले जीएसटी का कर सकता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बट आप पहली बार कर रहे हैं, अगर आपका री-अटेम्प्ट नहीं है तो आप डायरेक्ट टैक्सेस से स्टार्ट करिए। बट आपको मैं ये भी बता दूं कि भाई साहब जो 5 हेड्स है, जो 5 हेड्स आते हैं, इनकम अंडर हेड्स 5 हेड्स, उसके अंदर उसकी जितनी वेटेज है उतनी ही वेटेज बाकी के अदर छोटे चैप्टर्स की है 50%। यानी कि 50 नंबर का पेपर है तो 25 नंबर के आपके वो 5 हेड्स आते हैं और 25 नंबर के अदर चैप्टर आते हैं, जो अदर चैप्टर आप जिसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करके जाते हो। ठीक है जी, अदर चैप्टर की वेटेज भी 50% है, तो इस बात का ध्यान रखना। मैंने ये भी बताया कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको एंड के अंदर हर एक सब्जेक्ट के अंदर क्या चीज आपको हेल्प करेगी उस सब्जेक्ट को अच्छे से डील करने में, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो। ये भी मैं बार बार बता रहा हूँ। टैक्सेशन और जीएसटी के अंदर मैं आपको सबसे बड़ी हिदायत ये दूंगा, टैक्सेशन के अंदर और जीएसटी के अंदर सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत ये आती है कि इन्होंने प्रोविजन याद नहीं रहते हैं। प्रोविजन याद नहीं रहते, कहीं ना कहीं ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाली कैटेगरी आ जाती है कि यार थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है। तो इसके अंदर मैं आपको एक बार बार कहूंगा कि जितनी ज्यादा हो सके उतने ज्यादा नोट्स जो आप प्रिपेयर करते हैं उनको उतनी ज्यादा बार रिवाइज करने की कोशिश करिए, तभी जाके टेक्स्ट पे हाथ मजबूत हो पाएगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब जाके हाथ मजबूत होगा, और अदरवाइज आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा डरावना पेपर रहता है। अब मैं बात करूं कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग पता है किनको टफ लगता है? जिनकी मैथ्स थोड़ी सी वीक है। जिनको मैथ्स अच्छी लगती थी ना, उनको कॉस्टिंग सबसे ज्यादा आसान लगता है और उनके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट भी हो जाता है। अगर आप नवंबर 2023 का अटेम्प्ट देखेंगे तो इस बार अगर देखें तो कॉस्टिंग का पेपर लेंदी आया या अकाउंट्स का पेपर लेंदी आया, बट अगर आपने प्रैक्टिस सही से करी थी तो आपके लिए नहीं था। अब कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो कॉस्टिंग अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वही मटेरियल लेबर ओवरहेड्स ये आप स्टार्ट करते हैं। बट जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी, एबीसी एंड कॉस्ट शीट, इनको बहुत अच्छे से करना है। अच्छी खासी वेटेज है तो समय कम है तो इनको अच्छे से करना, टेस्ट प्रॉपर देना, तब जाके बात बनेगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ऑडिटिंग की, तो ऑडिटिंग के अंदर लगभग सारे चैप्टर बराबर है एक्सेप्ट ऑडिट ऑफ एविडेंस एंड ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, ये दोनों चैप्टर की वेटेज आराम से 30 से 35% के आसपास है सिर्फ इन दो चैप्टर की, बट ये चैप्टर्स बड़े हैं तो इन पे फोकस कर सकते हैं। बाकी हर एक चैप्टर की वेटेज सेम है। ऑडिटिंग के अंदर देखो बच्चों को क्या दिक्कत होती है, ऑडिटिंग के अंदर बच्चों को ना पढ़ने में बहुत मजा आता है। कहानियां इतनी प्यारी प्यारी होती हैं कि आपको लगता है कहानियां सुनने में मजा आ रहा है। ठीक है, आप सुनने में इतने मगन हो जाते हो कि ना तो आप नोट बनाते हो, ना आपने नोट्स बनाए और ना आपने उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करा, या फिर आपने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करे। और इस बार का पेपर एप्लीकेशन बेस्ड रहने वाला है जैसे आपको पता है। तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर इस बार आपके नोट्स कितने आप प्रॉपर बना रहे हैं, टाइमली कितना रिवीजन कर रहे हैं, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। एमसीक्यू आने 30 नंबर के, वो 30 नंबर के एमसीक्यू इतना आसान नहीं होगा लेना आईसीएस से। वो 30 नंबर के एमसीक्यू रुला देंगे हर एक बच्चे को, अगर आपने ढंग से कंसेप्ट को नहीं समझा तो। और कंसेप्ट समझने के लिए जरूरी है कि बार बार रिवीजन करी जाए, सही तरीके से कंसेप्ट को समझने के बाद उसकी प्रैक्टिस करी जाए, तब जाके कंसेप्ट दिमाग में बैठेगा। आपने सोचा कि सर ने पढ़ा दिया मेरे को समझ आ गया, बेटा इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। बिलीव मी, लिख के रख लो, अगर सिर्फ हमारे पढ़ाने से हो जाता ना तो आईसीए का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 90 और 100% के बीच में रहता, क्योंकि हर एक बच्चा कहीं ना कहीं से तो पढ़ता ही है। और रिजल्ट किसका निकलता है? जिसको ये बात समझ आ जाती है कि यार सिर्फ और सिर्फ टीचर ने पढ़ा दिया उससे काम नहीं बनेगा, बहुत सारी चीजें उसके अलावा करनी है जो मेरे ऊपर डिपेंड करेंगी, और जब तक मैं वो चीजें नहीं करूंगा तब तक मैं पास नहीं हो सकता। उसके बाद मैं बात करूं एफएम एंड एसएम, इसके अंदर आपको क्या करना है? इसके अंदर आप किसी भी सब्जेक्ट से चालू कर सकते हैं, चाहे तो आप एफएम से कर सकते हो, चाहे आप एसएम से कर सकते हो। ये आपकी कन्वीनियंस के ऊपर है। अगर आप एफएम एसएम जब कर रहे हैं तो उस समय आपके पास थ्योरी सब्जेक्ट तो आप एफएम करिए, अगर आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आप एसएम करिए। दोनों आसान है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से आप कर पाएंगे। अब बात आती है सर ये तो आपने बता दिया कि चलो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किसको हम पहले ध्यान देना है, किसके अंदर क्या दिक्कत आती है। अब ये भी बता दो क्या क्या करें। अब बेटा आपको ना सबसे पहले आज की डेट में, अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, एनालिसिस शीट बना लो और उसके ना 4 टुकड़े कर लो, मतलब 4 लाइनें खींच लो ऐसे करके, ऐसे कंसेप्ट ये वाली इस तरीके से कंसेप्ट, उसके बाद प्रैक्टिस, टेस्ट एंड रिवीजन। और जो भी चैप्टर आपका हुआ है उसके अंदर सबसे पहले देखो कि क्या मेरा कंसेप्ट क्लियर है, क्या मेरी प्रैक्टिस हो गई है, क्या मैंने उस चैप्टर का टेस्ट दे दिया है, क्या मेरी उसकी रिवीजन हो गई है एक बार अच्छे से। अगर अभी मैं उसको कोई आपको बोला जाए कि भाई साहब ये 15 मिनट है आपके पास, रिवाइज करो टेस्ट दो, तो क्या आप देने के लिए तैयार हो? अगर जो चैप्टर 100% इसमें आप चारों के चारों पे टिक आता है ना, उस चैप्टर को मानना कि तैयार है, वरना आप मान के चलोगे तैयार नहीं है। और मैं लिख के बता रहा हूँ, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, 10% से ज्यादा का ये चारों पे टिक आएगा ही नहीं। आपके चाहे 10 चैप्टर हो चाहे 5 चैप्टर हो, आपका मैक्सिमम 1 या फिर 2 बस इन पे टिक आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। वीडियो के एंड में कमेंट कर देना। उसके बाद आपको एनालिसिस करना है हर एक चैप्टर की। अब देखो हर एक चैप्टर के अंदर ना 4 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी सबसे ज्यादा। सबसे पहले कंसेप्ट, जिसकी आज के टाइम में वेटेज 40% है, जो पहले कम हुआ करती थी। आज कंसेप्ट की वेटेज इतनी ज्यादा की हो गई है एमसीक्यू की वजह से। कंसेप्ट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कंसेप्ट समझने के लिए, टीचर्स तो आप सही पढ़ा ही रहे हैं, कौन बताओ कौन गलत पढ़ा रहा है, बट कंसेप्ट समझने के बाद जरूरी है कि उसकी प्रैक्टिस करी जाए। अब देखो कंसेप्ट की वेटेज 40% की रखी गई है। देखो जिसको आप वेटेज 100% देते हो ना, वो एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ 40% की वर्थ रखता है। यानी कि अगर मैंने पढ़ा दिया और आपको समझ आ गया, आपके कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया, तो इसकी वेटेज सिर्फ 40% है। अगर आप सोच रहे हैं कि चैप्टर हो गया, नहीं भाई, अभी तो मेन काम बाकी है। अब आपको करनी है इस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस।
आपने फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर पढ़ा, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो बेटा आईसीए मॉड्यूल्स, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम्स, ये सारे के सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पास्ट एग्जाम, एमटीपी, ठीक है जी। अगर ये नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास परफेक्ट प्रैक्टिस है, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, जिसके अंदर सारे के सारे आईसीए, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम, आज तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना उस चैप्टर से, वो सारे के सारे आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। बेस्ट मर्जिंग मिलती है आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में। तो सिर्फ आप ये कर लेते हैं तो आपकी पूरी, आपको आईसीए मॉड्यूल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चैप्टर के लिए। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, टेस्ट हर एक चैप्टर का देना है और आपको खुद से चेक नहीं करना है, ये हम चाहेंगे कि आप किसी ना किसी से एक्सपीरियंस फैकल्टी से चेक कराएं उसे, और इसकी वेटेज आपकी प्रिपरेशन के अंदर 50% होगी। उसके अलावा रिवीजन, टाइमली रिवीजन करते हो तो बेटा इस बार इसकी वेटेज 25% रहने वाली है। क्यों? क्योंकि बेटा इतने सारे कंसेप्ट और इतना वास्ट चीजें हैं ना, अगर आपने सोचा कि आज मैंने पढ़ लिया और एक महीने बाद मैं पढ़ूंगा इसे, तो बेटा एक महीने बाद तक वो खत्म हो चुका है। तो इसकी वेटेज 25% है कि आपने आज पढ़ा है तो उसे कल पढ़ोगे, एक हफ्ते बाद पढ़ोगे, एक महीने बाद पढ़ोगे, ऐसा नहीं चलेगा। आज पढ़ोगे, कल पढ़ोगे, उसके 3-4 दिन बाद दोबारा, फिर 7 दिन बाद, इस तरीके से उसको मल्टीपल टाइम पे रिवीजन करना है। हर संडे का टाइम आपका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और टेस्ट पे जाना चाहिए। ये चारों चीजों पे जब आपका चैप्टर आपका 100% तरीके से तैयार होगा ना, तब जाके आपकी तैयारी पूरी होगी। इसके अलावा अगर मैं बताऊं अपने कोर्स के बारे में, तो कोर्स के अंदर आपको हर एक चैप्टर के अंदर 2 टेस्ट मिलते हैं, जहां पर आपका ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। प्रैक्टिस के लिए आपको पीबी मिलती है, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट के लिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मिलते हैं और लाइव क्लासेस में मिलते हैं। 3.0 इसलिए बेस्ट है। रिवीजन के लिए आपको रिवीजन के टाइम पे एंड में बैच 75 और ऐसी कई सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। इसके अलावा इस बार हम परफेक्ट रिवीजन बुक भी लेके आएंगे जल्दी, और वो आपको पता है कि हमेशा की तरह इंडिया बेस्ट सेलिंग बुक बनती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करा जाता है जो आपको अकेले ही पास करा सकता है। बट उसके लिए जरूरी है कि ये सारी चीजें पहले अच्छे से हो, उसके बाद बाकी 25%। ऐसा भी नहीं होगा ना कि सिर्फ रिवीजन करिए और पास हो गए। अब मैं बताता हूं आपको ग्रे एरियाज कि हर सब्जेक्ट में इस बार कहां किस किस बच्चे को क्या क्या दिक्कत होती है। अगर बात करेंगे एडवांस अकाउंट्स की, तो बेटा 27 स्टैंडर्ड्स हैं। अब स्टैंडर्ड्स आपको याद तो हो जाएंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि याद नहीं होंगे। स्टैंडर्ड्स लंबे हैं, बहुत सारे हैं, बट स्टैंडर्ड्स में दिक्कत क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सबसे बड़ी इस बार जो एडवांस अकाउंट में दिक्कत देने वाले हैं वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्यों? क्योंकि भाई साहब 27 स्टैंडर्ड है, आपने याद कर लिया, कहानी याद कर ली, बट 90% बच्चों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आंसर लिखना नहीं आता है एंड तक, जबकि उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट के अंदर जब आप आंसर लिखेंगे तब जाके आपको आईसीए नंबर देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो आपके लिए जरूरी है उस फॉर्मेट को ढंग से समझना। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में हर एक आंसर बहुत ही सिंपलीफाई तरीके से सिमेट्री के साथ दिया गया है, ताकि आपको ये ना लगे यार इसका फॉर्मेट ये था, इसका फॉर्मेट ये था। तो इसलिए परफेक्ट प्रैक्टिस बुक आपको जो कोर्स के साथ मिलती है वो आपके लिए एकदम बेस्ट काम करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए भी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको एडवांस अकाउंट में दिक्कत दे सकते हैं, तो पहले ही बता रहा हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बहुत अच्छी पकड़ बना के रखना। 55% वेटेज इसकी है, और जिसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ढंग से प्रेजेंट करना सीख लिया और उसको याद हो गए, तो बिलीव मी एडवांस अकाउंट आपके लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा। बात करें अगर लॉ की, तो लॉ के अंदर इस बार ना कॉर्पोरेट लॉ के अंदर बड़े छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो हर एक बच्चे को बहुत दिक्कत देते हैं। उन कॉर्पोरेट लॉ के उन पॉइंट से ना वो जो एमसीक्यू निकलेंगे वो बेटा आपके तोते उड़ा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, कॉर्पोरेट लॉ के जो छोटे छोटे पॉइंट है उसके लिए जरूरी है कि आप मल्टीपल रिवीजन करें कॉर्पोरेट लॉ की, कंसेप्ट को बहुत अच्छे से दिमाग में डालें, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, तब जाके वो 30 नंबर के एमसीक्यू आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदर लॉ के अंदर भी वो पॉइंट बनते हैं, बट कॉर्पोरेट लॉ पे इस बार एमसीक्यू बनने के चांसेस थोड़े से अच्छे लेवल के हैं। टैक्सेशन की अगर आप बात करोगे तो टैक्सेशन के अंदर मैंने आपको जैसे कि बताया कि टैक्सेशन के अंदर ना पेपर जब भी डिफिकल्ट करना होता है, उन्हें क्या करना होता है, पांचों हेड्स को मिला दो और बाकी चैप्टर्स को मिला दो और एक क्वेश्चन डाल दो। अब किसी भी बच्चे ने क्या करा, सैलरी पढ़ के क्या हाउस प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा या पीजीपी नहीं पढ़ा, तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता ज्यादा से ज्यादा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट टेस्ट को जैसे मैंने बताया प्रोविजंस को बहुत ज्यादा याद करना है, अपने नोट से परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बट उसके अलावा जैसे ही आपका डायरेक्ट टेस्ट हो जाता है ना, आपको असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल जिसके अंदर आपके सारे चैप्टर मिला के एक क्वेश्चन बनता है, बड़ा वाला क्वेश्चन बनता है, उसके रेगुलर बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है रेगुलर बेसिस पे। जैसे ही आपका टेक्स्ट पूरा हो जाता है, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का रोज एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आराम से आप काम बन जाएगा। रिवीजन के लिए मैंने आपको बता दिया है, अपने नोट्स को जितनी ज्यादा हो सके उतनी बार रिवाइज करोगे तब जाके काम बनेगा डायरेक्ट टेक्स्ट के अंदर इस बार, और जीएसटी के अंदर भी। कॉस्टिंग के अंदर दिक्कत क्या देगा, कॉस्टिंग के अंदर दिक्कत देगा जैसे कि इस बार के पेपर में दिया था, जैसे मैं आपको बता रहा था लेंदी क्वेश्चंस आएंगे इस बार, बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन और थोड़े से ना आपके कह सकते हैं टेक्निकल। और ये लेंदी क्यों बनेंगे बेटा, जब 30 नंबर के एमसीक्यू के अंदर आपके 30 में से आपसे 10-15 एमसीक्यू पूछ लिए गए और वो भी सारे के सारे कैलकुलेशन बेस्ड, तो पेपर अपने आप लेंदी हो गया, ठीक है ना। जिस बच्चे ने थोड़ा सा वहां पर टाइम लगाया उसका वैसे ही पेपर लेंदी हो गया। तो लेंदी क्वेश्चन को डील करने का तरीका क्या है, अपनी कैलकुलेशन सुधारिए, कैलकुलेटर पे हाथ साफ करिए, और उसके अलावा रोज की रोज 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए अपनी कॉस्टिंग को लेकर। हर एक सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या आप कर सकते हैं जिससे आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाए। किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, इन पॉइंट्स को अपना लेना, बिलीव मी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ऑडिटिंग के अंदर
आपको मैंने जैसे बताया एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना है। एमसीक्यूज इस बार बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्ट बन सकते हैं, जैसे कि लॉ के अंदर बन सकते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग जो है ना, उस पर खास ध्यान देना। वैसे तो आप हमेशा देते हैं, बट स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग जो है वहां से अच्छे क्वेश्चन बनने की संभावना है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। और इस बार क्या होगा, मिक्स एंड मैच क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि एक चैप्टर उठाया क्वेश्चन दे दिया आपका, ऐसे वहीं पर 2-3 ऐसे को मिला के क्वेश्चन बना दिया और उसके बाद क्वेश्चन दे दिया, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आपको यही नहीं समझ आता यार कौन सा स्टैंडर्ड लगाऊं इसके अंदर, क्योंकि एक स्टैंडर्ड नहीं लग रहा, वहां पर 3-4 लग रही है। एफएम एसएम मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों डाला सर, आपको पॉइंट नहीं मिला बेटा। एफएम इस बार, एफएम एंड एसएम ये मैक्सिमम बच्चों के लिए ना कहीं एक स्कोरिंग सब्जेक्ट रह सकता है, ठीक है ना। ये आपके ऊपर है कि इस क्वेश्चन मार्क को आप स्कोरिंग बनाते हैं या क्या करते हैं। एफएम एसएम में ऐसा कोई मेरे को खास पॉइंट नहीं मिला कि जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है। एफएम के अंदर बस उन बच्चों को दिक्कत हो सकती है जिनको थोड़ा सा मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, जिनको थोड़ा सा मैथ्स डिफिकल्ट लगता है उनको एफएम दिक्कत दे सकता है, वरना कोई भी दिक्कत नहीं आनी। एफएम एसएम में ये स्कोरिंग सब्जेक्ट रह सकता है। तो मैंने आपको बताया कि किस सब्जेक्ट में क्या रह सकता है, और मैंने आपको ये भी बताया कि भाई साहब आपका सबसे ज्यादा ध्यान इस समय अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी पे होना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, आप टेस्ट नहीं दोगे जो आपको चेक करके मिले, उसका एनालिसिस नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बनेगी। और ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको हमारे 3.0 कोर्स में मिल जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो आप 3.0 में एनरोल करिए, और मई 2024 जो आपने अभी तक पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया उसको सीरियसली लेना चालू करिए, और मई 2024 क्लियर करिए। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ आएंगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, और ये मई 2024 क्लियर करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय श्री श्याम।